अच्छा बेटा, आपने ना अभी तक आपका ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो आपका ना फिजिक्स की ब्रांच चल रही है, इसमें आपने अभी तक पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, फिर आपने करंट के बारे में जाना, मोशन ऑफ करंट, फिर आपने उसके इफेक्ट्स के बारे में देखा। ठीक है, लास्ट हमने जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें हमने ये देखा कि किसी करंट कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो उसमें करंट पैदा होता है। ठीक है, आज हम उस पैदा होने वाले करंट को हम स्टडी करेंगे। उसमें हमारे पास लास्ट हमने पढ़ा था एसी जनरेटर करंट की भी हमने दो टाइप्स देखी थी। एक करंट वो था जिसमें हमारे पास जो करंट की ना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, वो हमारा था डीसी करंट, जिसको हम कहते थे डायरेक्ट करंट। एक हमारे पास था एसी करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट। और इसी चैप्टर में हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें हमने स्टडी करना है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल्स बार बार चेंज होते जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है और इसमें हमारे पास ये एसी सोर्स है। ठीक है, हम डीसी सोर्स में आमतौर पे तो बैटरी के सिंबल से शो करते हैं, जो एसी सोर्स होता है उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारे पास इसकी जो ना पोलैरिटी है या इसके जो टर्मिनल्स हैं या इसकी जो डायरेक्शन वो बार बार चेंज होती है। अब कह लेंगे हमारे पास ये एक सर्किट है, ये कोई लोड लगा हुआ है, कोई कैनो रजिस्टर है, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल ए है, ये हमारे पास टर्मिनल बी है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो एक कंप्लीट साइकिल में, ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगा, वो हमारे पास क्या है, वो टाइम हमारा लगा, ये 0 से हमारा टाइम लगा t लगा। ठीक है, अब इसके भी हमारे पास दो हिस्से आते हैं, एक हमारे पास आता है हाफ साइकिल यहाँ तक, एक हमारे पास मजीद हाफ साइकिल ये आता है। अगर इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, ठीक है, यानी इस टाइम को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाए, 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो, और ये क्या, तो हमारे पास एक हिस्सा ये आ गया, ये आ गया, यानी ये हिस्सा और ये हमारे पास 3 रही है, 4 होंगे इसके हिस्से का। ये हर एक हिस्सा क्या है t/4, चौथा हिस्सा। ठीक है, हर एक हिस्सा क्या है, फोर्थ है ना। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो ये यहाँ तक t/4 है, यहाँ तक ये वाला t/4 प्लस ये वाला t/4, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास t/4 प्लस t/4। ठीक है, तो इसको ले लो जी, हमारे पास इस कैल्शियम आ गया 4t प्लस t, और ये आ जाएगा 2t/4, और ये आ जाएगा हमारे पास t/2, ये इस तरह आया। इसी तरह जब हम इधर आते हैं तो इधर हमारे पास यहाँ तक t/4 जमा ये वाला t/4 जमा ये वाला t/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, वो ऐड करते हैं तो हमारे पास 3t/4, ये इस तरह आएगा। इसी तरह अगर इधर आते हैं तो 4 दफा t/4, तो हमारे पास आ जाएगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, 4t/4 ऐड हो नीचे, और यानी हमारे पास टोटल आ गया। अब इस कंप्लीट साइकिल में जब हम हाफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये लेट्स सपोज हमारे पास जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब जब हमारा हाफ साइकिल यानी 0 से लेके t/2 तक, यहां से लेके यहां तक जो हाफ साइकिल था वो हमारा क्या था कि हमारी जो पोलैरिटी थी ये हमने कहा कि पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव। जब हम यहां से आते हैं तो जो हमारा इसका सेकंड हाफ साइकिल है उस पे आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये सेम हमारे पास सर्किट होगा, और ये हमारे पास लोड आ गया, ये वही टर्मिनल ए, ये हमारे पास टर्मिनल बी, तो बेटा ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब के लिए, ये जब हमारे पास इधर से लेके इधर तक आएगा। ठीक है, यानी इस इंटरवल सेकंड हाफ साइकिल के लिए हमारा ये होगा, और इसको आप कह लो t/2 से t तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी पोलैरिटी इस तरह चेंज होती है। अब इसमें हमने कुछ चीजें देखनी है कि जिस टाइम में, जो टाइम इसको लगता है कि इसने क्या करना है, अपनी जो ना टर्मिनल को या पोलैरिटी को चेंज करना है, जो टाइम इसको लगेगा,
ठीक है, वो उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। बेसिकली ये है तो वेव फॉर्म है, इसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो टाइम लगेगा इसकी पोलैरिटी को चेंज होने में, वो टाइम इसका क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अब इसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड है इसकी आपने डेफिनेशन ये करने का, वो टाइम जो कि हमारा इस एसी सोर्स को लगा कि जब हमारे जो करंट है उसकी पोलैरिटी को चेंज होने में जितना टाइम हमारा दरकार होगा वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब हमारे पास टाइम पीरियड के साथ साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। वो हमारे पास इनवर्स होता है किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे या साइकिल्स होंगे उनकी हमारी जो तादाद है वो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इधर से अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड का हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, किस तरह करंट हमारी इसमें टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इसमें एक तो हमने ये देख ली कि जब हमारे पास 0 से लेके यहाँ तक T/2 यानी हाफ साइकिल तक हमने देखा कि हमारी जो पोलैरिटी थी ना वो ये थी पॉजिटिव और ये हमारी नेगेटिव थी। अब इस शक्ल में हमारे पास जो इसमें से गुजरने वाला करंट होगा क्या उसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, यानी पॉजिटिव से इस तरह जा रही है। ये मैंने आपको बताया था बुक में, हमने इसी को देखा कन्वेंशनल करंट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ये हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। लेकिन जब हमारी जब दूसरा सेकंड हाफ साइकिल आया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगी। और जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये पॉजिटिव, तो हमारे पास की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब एक तो इसमें हमारे पास चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि हमारी इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक हम इसमें देखेंगे कि मैग्नीट्यूड का क्या हिसाब होता है। मैग्नीट्यूड भी बेटा इसमें चेंज होती है। एक तो जिस तरह हमारे पास डीसी सोर्स भी है ना, अब डीसी करंट की भी हमारे पास कह लो दो टाइप जिसमें आ जाती है। एक होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें यानी वैल्यू चेंज नहीं होती, और एक हमारे पास जिसमें जो वेरिएबल होती है, ठीक है। एसी में हम बात करें, एसी में तो हमारी ना कांस्टेंट की जो करंट की वैल्यू देखो पहले 0 फिर ज्यादा फिर 0 फिर कम नेगेटिव में, ठीक है, फिर दोबारा 0, तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसमें डायरेक्शन भी बार-बार चेंज होती रहती है और जो हमारे पास है ना मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। अब इसको तो हमने ये देख लिया डायरेक्शन के हवाले से। अब हम वोल्टेज को देखते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से देख लेते हैं। मैं दोबारा इसको ड्रा करता हूँ। तो इसमें हमारे पास लेट्स सपोज कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक हमने डायग्राम बनाई है। अब इसमें ना मैं यही दोबारा करंट को दोबारा ड्रा करता हूँ, ठीक हो गया। अब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, हम इसको टाइम ले लेते हैं, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है वो हमारी वोल्टेज की वैल्यू। अब जो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है ना, इसकी पीक वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं V नॉट कह देता हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में आ रही है इसी के अपोजिट में, ठीक है, तो वो हमारे पास इसको भी हमारी पीक वैल्यू होगी लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसको मैं -V नॉट कह देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, हमने एक तो इसकी डिवीजन की थी कि हमने इसको की थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमने 4 इससे साइकिल भी किए थे, ठीक है। यहाँ तक कितना था T/4, यहाँ पे कितना था T/2, ठीक है, T/2, और यहाँ पे कितना था 3T/4, और यहाँ पे कितना T आ गया। ये क्लियर था। और ये यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0। अब अगर हम इसको देखें वोल्टेज के हिसाब से इसको देखते हैं कि वोल्टेज के ऊपर इसका क्या असर आता है, यानी मैग्नीट्यूड के ऊपर इसका क्या असर आता है। तो हमने जब एसी जनरेटर पढ़ा था उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था कि V V नॉट साइन ऑफ थीटा, या फिर I नॉट साइन ऑफ थीटा, और इसमें हमने वैल्यू प्लग इन की थी कि थीटा ओमेगा टी। तो थीटा को ओमेगा टी के बराबर इसमें प्लग इन करें तो हमारे पास आ जाता है, ये बन जाता है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये हमारे पास आ जाता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें ये है कि अगर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, अब इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है ना ओमेगा की, वो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, या हमारे पास 2 पाई एफ, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक तो देखो ना टाइम के लिहाज से ये भी चेंज होगा,
एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो हमारी वोल्टेज या जो करंट है उसके ऊपर क्या असर आएगा उसको हम देखेंगे। जब बेटा हमारे पास इसमें टाइम था t/4, जब हमारे पास टाइम था t/4, अब जरा थीटा की वैल्यू को देखना। अब थीटा के अंदर ये वैल्यू अगर हम प्लग इन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल T। यस, ये वाली वैल्यू प्लग इन करें और ये T वैसे का वैसे। ये बात यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करते हैं व्हेन, जो हमारे पास टाइम था वो था 0, T था 0, बेटा इसमें हम प्लग इन करेंगे। देखिए जो वैल्यू हमारे पास इसमें वोल्टेज की है वही हमारी करंट की भी होगी। इसमें V0 और I0 हमारे पास ये मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है। और इसमें हमने क्या देखना है कि जब हमने वैल्यू प्लग इन की टाइम की, इसमें कर लें या इसमें कर लें, थीटा के ऊपर फर्क आएगा। अब जब हमने किया कि टाइम था 0 डिग्री, यानी टाइम 0 था, तो अब हमारा सबसे पहले एंगल के ऊपर देख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, T इधर 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो ये सारी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। यस, यानी कि हमारे पास जब टाइम 0 था तो हमारे पास एंगल भी कितना आया, एंगल 0 आया। तो इधर जो ये वैल्यू ना ब्लैक वाली ये हमारी शो कर रही है एंगल की वैल्यू को शो कर रही है। तो हमारे पास जब हम इसमें वैल्यू प्लग इन की इसकी, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ 0 नहीं आ गया, और साइन 0 0। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद टाइम अब हमारा कितना हो जाएगा t/4। तो हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू t/4। तो t/4 जब टाइम प्लग इन करेंगे तो बेटा इसमें हमारे पास ये जो एंगल है या इसमें इसी वैल्यू में इधर प्लग इन करके देख लेते हैं कि हमारे पास इधर आ जाएगा थीटा 2 पाई ओवर t, और ये क्या हमारे पास t/4 इस स्मॉल t की जगह हम लिखिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा t/4। बेटा t से कट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास एंगल कितना हो गया। तो जब हमारे पास टाइम इतना था t/4 तो एंगल कितना था 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल मैं लिख लेता हूँ π/2। ये मैंने वैसे आपको बना के तो दिखाई थी, लेकिन अब मैं उसको प्रूफ कर दूं कि कैसे वैल्यू इस तरह आती है। अब देखो हमारे पास वही एंगल हम इधर प्लग इन करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ, बेटा एंगल कितना है इधर π/2 और साइन 90 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया V0। V0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, जो कि हमारी ग्राफ से भी शो हो रही है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। क्लियर है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है वैल्यू जब हमारे पास टाइम क्या हो t/2 हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो व्हेन हमारे पास अच्छा, तो हमारे पास क्या हो टाइम कितना हो t/2 हो। तो बेटा जब हमने 2 किया तो इसमें हम वैल्यू प्लग इन करके देखना है, इस t की जगह t/2 करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई वैसे ही t वैसे ही, इसकी जगह क्या आ गया t/2। 2 से काट गया और ये इससे काट गया। एंगल कितना हो गया पाई नहीं हो गया। तो इधर एंगल हमारा क्या था, ठीक है। दोबारा उसी इसी को में वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ पाई, और साइन 180 कितना होता है 0। तो करंट की वैल्यू के वाकई हमारी 0 नहीं थी, 0 आएगी ना। इसके बाद लास्ट में इसके जो हमारे इसके बाद क्या हमारे पास जब टाइम हमारा क्या हो यानी कि जो टोटल साइकिल का 3 हिस्से इनको जमा किया, तो हमारे पास जब टाइम था when t is equals to जो सॉरी ये हमारे पास स्मॉल when t is equals to 3t/4 3t/4। इसको बेटा दोबारा इसमें वैल्यू में प्लग इन करके देखें तो हमारे पास दोबारा आ जाएगा 2 पाई ओवर t, और ये स्मॉल t की जगह 3t/4 बेटा ये t से काट गया हमारे पास तो ये क्या 3 पाई ओवर 2 नहीं आ गया which is 270 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया थीटा कितना 3 पाई ओवर 2। तो ये हमारे पास वैल्यू थीटा की इसमें आ गई यानी 270, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू V0 कितना आ गया साइन ऑफ 3 पाई ओवर 2। तो ये हमारे पास ये कितना है, ठीक है। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो -1। बेटा ग्राफ से देखिए क्या ये हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इधर हमारे पास एंगल कितना था 3 पाई ओवर 2। यहाँ तक बेटा किसी का इशू
लास्ट में जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल हमारा कंप्लीट होगा यानी t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो हमारे पास वो है व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो इसी में वैल्यू प्लग इन करके देखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल T इनटू कैपिटल T, कैपिटल T से काट के एंगल आ जाएगा 2 पाई, तो इधर हमारे पास जो एंगल है वो कितना होगा 2 पाई के ऊपर, ठीक है। तो एंगल हमारा 360 हो गया, तो इधर आएगा हम थीटा इज इक्वल टू कितना 2 पाई, ठीक है। और हमारे पास v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई कितना होता है 0 आ गया। तो ये इस तरह हमारी वैल्यू चेंज होती है कि मैग्नीट्यूड के किस तरह वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमने ये ना एंगल के हिसाब से देख लिया। तो ये हमारी ना एसी करंट के हवाले से था। इसमें कुछ चीजें हम इसमें ग्राफ में ही है वो उसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 उसमें हमारे पास आ जाती है वो है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू, इसके बाद पीक टू पीक वैल्यू, और लास्ट में हमने देखना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन अब बेटा इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि देखो ये हमारे पास साइकिल जो चेंज है ना, आपसे वो कहता है कि किसी भी इंस्टेंट में हमारी जो ना इसकी वोल्टेज की वैल्यू बताओ। अगर आपको कहता है लेट्स सपोज मैं इंस्टेंट दे देता हूँ कि हमारे पास बताएं कि जब इंस्टेंट हमारे पास जो टाइम था वो हमारे पास t/4 था, तब इसकी वैल्यू कितनी थी। ये कोई भी इंस्टेंट ले लिया ना, तो हम क्या देंगे इसकी वैल्यू इतनी थी, वो हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। वो जरूरी नहीं है यही हो फिक्स हो, ये तो मैंने मिसाल देने के बताया, वो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। तो किसी एक खास पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हमने इसकी वो वैल्यू बतानी है वो हमारे पास इसकी क्या कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहलाती है बेटा, ये यहाँ तक क्लियर है आपका। इसके बाद जब हम बात करते हैं अब वो वैल्यू हम निकालेंगे इधर से, अब उसके लिए हम फार्मूला भी कौन सा जो हमने इधर यूज किया वो हमारे पास क्या v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ, इसमें थीटा डाल लो या फिर सारा कुछ करके इसमें क्या v नॉट साइन ऑफ 2 पाई f भी कर सकते हो या फिर 2 पाई ओवर t इनटू कैपिटल T भी कर सकते हो, जो आपको सूट करता है, ठीक है। और ये हमारे पास इधर इसका ये वाला t भी आएगा। ये वाला t कहां से आया बेटा? ये वाला t ये ओमेगा के बराबर था ना, ये 2 पाई f, ये वाला t यहां से इसके साथ होगा, ठीक है। अच्छा, और ये फार्मूला कहां से आया? s इज इक्वल टू vt नहीं था, उसी को हमने एंगुलर फॉर्म में लिखा था। ये डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास टाइम। इसके बाद बेटा हमारी पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू हमारे पास कौन सी है? जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी एक ना जाती है ना करंट की, मतलब ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है हमारी पीक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव करता है। इसके बाद हमारी पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती है, एक हमारे पास पीक वैल्यू ये है, एक हमारे पास पीक वैल्यू ये है। ये हमारी क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू। और इन पीक टू पीक वैल्यू को अगर हम जमा करते हैं, इनको अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास इसमें इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके लिए हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मसला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आई है वो हमारी है जी पीक वैल्यू क्या होगी? वो हमारी v नॉट ही हो जाएगी, या v नॉट होगी या माइनस v नॉट होगी, नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे वैसे है। अगर वो मैग्नीट्यूड में माइनस तो नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या है? v नॉट प्लस v नॉट इज इक्वल टू 2v नॉट, क्योंकि इसमें हमने मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है, डायरेक्शन को नहीं देखा। पीक टू पीक वैल्यू। इसके बाद आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। असल चीज इसमें ये है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या फायदा। देखो जब हमने ना करंट इसको दी, ठीक है, तो करंट की ना जब हमारे पास पोलैरिटी ये थी ना फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जब 0 से t/2 टाइम था, तो हमारे पास क्या था? करंट की डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह जब हमने सेकंड हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब होना क्या चाहिए कि जब हम इसमें जो पैदा होने वाला करंट है, देखो एक हमारे पास डायरेक्शन अगर आई है तो मैं इसको इसके अपोजिट कर दूं तो माइनस आई नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इनको सम करें, इनका हम एवरेज निकालें तो i प्लस माइनस आई ओवर 2 ये एवरेज निकालें तो वो जीरो नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम जब करंट दे रहे हैं इसको पावर तो मिल रही है, इसमें जो पावर आ रही है वो हमारे पास है p इज इक्वल टू i स्क्वायर r, यानी हमें इस रेजिस्टर को पावर तो मिल रही है, ठीक है। अब देखो ना एक साइकिल में एक तो हमारी डायरेक्शन ओवर है करंट की, उसी में हाफ साइकिल में हमारी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा जी ये एवरेज निकाले तो करंट जीरो आ जाता, लेकिन असल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास पावर तो आ रही है। पावर कितनी आ रही है?
आई स्क्वायर आर। अब इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की लेते हैं। अब उसके लिए हम उल्टा करते हैं काम। ये हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब जो वैल्यू होगी ना हमारी करंट की, हम पहले उसका ले लेंगे स्क्वायर। क्या ले लेंगे, आई का स्क्वायर। दूसरी, अब इसमें हमारे पास जब हम शुरू करते हैं वैल्यू को, कि हमारे पास जो इसकी इनिशियल वैल्यू है, देखो इनिशियल से हमारे पास जा रही है इसके ऊपर, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू वो हमारी वो तो 0 है, तो हम उसको कर लेते हैं 0 का स्क्वायर जमा जो हमारे पास लास्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी है, आई, इसका स्क्वायर एवरेज का बटा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर ओवर 2। अब ये पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं कह देता हूँ आई नॉट, ठीक है। अब इसमें पहले क्या किया, स्क्वायर लिया, फिर मीन निकाल लिया। देखो पहले मैंने स्क्वायर लिया, फिर मैंने उनका क्या निकाला, अब लास्ट में हम क्या लेंगे, रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 नहीं आ गया। इसी तरह अगर वोल्टेज की बात करें तो वो हमारे पास वी नॉट ओवर 2, तो ये हमारी क्या थी, आई आर एम एस वैल्यू, ये हमारी वी आर एम एस वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, आई आर एम एस वैल्यू। तो ये हमारी क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और बेटा हम एसी सोर्स का यूज ही यूं करते हैं। इसका क्या फायदा है, तो इसका फायदा ये है कि जब हमारे पास हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमने करंट को ट्रेवल करवाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास जब हम डीसी करंट को यूज करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसकी बनिस्बत हम ये एसी करंट को यूज करते हैं, ताकि हमारी जो पावर लॉस है ना वो कम से कम हो। पावर लॉस अगर कम से कम होगी तो उसमें हमारा हर लिहाज से फायदा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आज का जो लेक्चर था, अल्टरनेटिव करंट का हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा, और उसके रिलेटेड हमने इसके एसी करंट के रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स हमने इधर तक पढ़ी। बाकी इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में